जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं लगातार 2 दिन से वीडियो डाल रहा था एक जवान का जो कि सेना के नायक हैं और वो पिछले 5 दिन से सेंटर के गेट पर यानी अपने ही सेंटर के गेट पर बैठे हुए थे। कल मैंने उनका नाम भी बता दिया था कि वो सेंटर जाट रेजिमेंट का जीआरसी सेंटर है। 5 दिनों से लगातार बैठे होने के बाद जब मैंने कल उसके एसए साहब से, एसएम साहब से और एडम कर्नल तक मैंने बात कर ली थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, गोलमोल जवाब मिल रहा था। उसके बाद कल मैंने वीडियो डाल दिया था। वीडियो डालने के बाद मैंने वहां के डिप्टी साहब से बात की और वहां के ब्रिगेड कमांडर से। उसके बाद कल रात 10 बजे से अभी तक उस बंदे का कोई कॉल मेरे पास नहीं आया है। नंबर उसका बंद हो गया है। सुबह 2-4 बार रिंग भी गई थी, उसने काट दिया। तो उसके 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो उस बंदे को सेंटर के अंदर कर लिया गया है या फिर हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई हो। तो आज ये मेरा वीडियो डालने का मकसद है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर उस बंदे को सेंटर के अंदर कर लिया तब तो अच्छी बात है, अंदर करें और जो भी प्रक्रिया है आगे की वो पूरी करें। अगर कोई दूसरी बात हो तो ये वीडियो उसके घर तक पहुंचे और उसके घर वाले, मैं इस वीडियो में नंबर भी दे रहा हूं, मेरे से संपर्क करें कि भाई वो बंदा घर भी नहीं आया और वहां सेंटर में भी नहीं है, तो हम आगे की कार्रवाई चाहे हमें कोर्ट के द्वारा या कहीं भी करना पड़े तो हम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि कल जब उन सबके गोल गोल जवाब मिले तब मैंने डिप्टी साहब को फोन लगाया, तो डिप्टी साहब ने मेरा नाम सुनते ही बस मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कौन बोल रहे हो। तो मैंने बताया कि सर मैं एक्स सर्विसमैन, एक पूर्व सैनिक रविंद्र बोल रहा हूं। मान इतना ही बताया था और उन्होंने मेरा नाम सुनते ही फोन कट कर दिया, क्योंकि मेरी नाम तो आप सबको पता है कि सब जगह पहुंचा हुआ है, हालांकि नंबर भी मेरा पहुंचा हुआ है, लेकिन इन्होंने सेव नहीं किया होगा। उठा लिया, नाम सुनते काट दिया। तो काटने से समस्या हल तो होती नहीं है। मैंने उनका नंबर सेव कर ही रखा था। मैं व्हाट्सएप पर उनके मैसेज भेजा और वो मैसेज मैंने उनको यही किया कि श्रीमान मैंने आपको कॉल किया था, आपने मेरा नाम सुनते ही काट दिया, तो ये समस्या का हल नहीं है। मैं आपको एक समस्या से अवगत कराना चाहता हूं कि आपका एक जवान, जिसका मैंने नाम भी बताया कि नायक ये फलाना सिंह, आपके गेट पे 4 दिन से बैठा है। वो जवान दिन भर कहीं होटलों में खा रहा है, रात को सड़कों पर सो रहा है, और आर्मी एक्ट के अनुसार अगर उस जवान की रेजिमेंट फील्ड में है तो सेंटर उसको एक्सेप्ट करेगा और उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आप मेरा फोन काट रहे हो, उस बंदे का उठा नहीं रहे हो। और उसके आपके एडम कर्नल से जब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि यूनिट में जा, जो कि जवान ऑलरेडी 10 नंबर भरा हुआ है। पहले उसको बोल रहे थे ऐसे साहब कि तेरा टेंडर लेके आ जा, हम तेरे को लेंगे नहीं। 25 को मैंने आपको उसकी पूरी कहानी बताई थी कि 25 को उसको कहा गया कि भाई तेरा टेंडर आएगा तब तू सेंटर के अंदर आना। जब उसका टेंडर आ गया रात को, टेंडर को इन कर लिया, वो बंदा बाहर था, बाहर के बाहर रह गया, फिर बोले तू तो लेट था। दूसरे दिन नई कहानी। क्यों? कहीं ना कहीं उसके सीओ के कनेक्शन इनके सीओ से चोंच मिल जाती है इनकी, और चोंच मिलाया होगा कि इस जवान को घुमाना है। अब ये समझ में नहीं आता कि इन अधिकारियों को, अरे भाई आप लोग तो बोलते हैं कि हमारा एनडीए का टेस्ट फाइट करने के लिए अब्दुल कलाम जी, जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, 7 बार वो एनडीए फेल हो गए थे। यानी बहुत ही टफ एग्जाम है। और उसके बाद आईएमए की टफ टर्निंग, तब इनके कंधों पर स्टार लगता है। मैं सल्यूट करता हूं, जय हिंद, कि बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया के बाद में भी कर्नल रैंक तक पहुंचना। लेकिन यहां यह जरूर कहूंगा कि पहले कर्नल रैंक तक पहुंचने में 18 से 20 साल लगती थी, और वो अफसर परिपक्व हो जाता था, और अगर वो दिमाग लगा के चलता था तो वो यही लगाता था कि मेरा जवान मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन अब प्रमोशन फास्ट हो गया, कम उम्र में कर्नल बन रहे हैं,
ऐसे मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं था, पहले भी बोलते रहे। एक होता है रॉयल्टी बंदा और एक होता है बंदे के दिमाग में यही कि खुन्नक निकालनी, जवान से दुश्मनी। अरे वो जवान है, आप ही लोग तो बोलते हो कि यार वो तो 10वीं 12वीं पढ़े पास है, फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या इनको बकते रहते हो। लेकिन आज तो जवान पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, फिर भी आपकी सोच नहीं बदल रही। आज भी अगर जवान ने गलती की है तो वो उसकी एजुकेशन समझो या उसकी क्वालिफिकेशन समझो, और फिर ऑलरेडी ही तुमने तो उसका 10 नंबर फॉर्म भर रखा है। इसका मतलब आपने अपनी, आपके एमएस के डॉक्टर भी बता चुके हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है। आपने उसको एक अटेंडर भी दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी उसको घुमा रहे हो। इसका मतलब आपका मकसद क्या था कि ये जवान घूमकर और पागल हो जाए, या ये घर चला जाए, इसकी नौकरी खराब हो जाए, या फिर ये कुछ और कर ले। उन सीओ साहब की बटालियन भी मैं चाहता तो इसमें बता देता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आज अगर वो जवान अंदर हो गया और उसकी समस्या हल होती है, तो मैं पहले भी मैंने कहा कि जब समस्या हल हो जाती है तो मैं ना तो उसका वीडियो डालता हूं और ना ही उन लोगों के नाम एक्सपोज करता हूं। हालांकि मेरे बहुत से, क्योंकि सपोर्टर भी हैं, तो कुछ उंगली करने वाले, कुछ वो जैसे केजरीवाल जी मांगते थे ना कि सबूत चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का, तो उस तरह खुजली वाले कुत्ते हमारे से भी जुड़े हुए हैं जिनको सबूत चाहिए। नाम बताओ, नाम बताओ। अभी मैंने सेंटर का नाम तो बता ही दिया था, और आज मैंने कहा था कि मैं बाय नेम सबके खुलासे करूंगा। लेकिन आज मैं होल्ड में हूं, क्योंकि हो सकता है उस बंदे को अंदर कर लिया, इसलिए उस बंदे का सुबह रिंग भी जारी थी और अभी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। तो हो सकता है या तो उस बंदे को अंदर कर लिया होगा, क्योंकि डिप्टी साहब के बाद मैंने कमांडर साहब को भी कॉल किए हैं, 4 कॉल किए हैं, कल रात को भी 2 बार और आज सुबह भी किया है। कमांडर साहब ने उठाया नहीं, उनको भी मैंने वही सेम रिकॉर्डिंग जो डिप्टी साहब को भेजी है कि साहब ये बात है, आपका जवान बैठा है और आर्मी एक्ट कहता है कि किसी जवान की अगर फील्ड में यूनिट है तो आप उसको लोगे। वो नीचे वाले लोग है ना, जिनको पर्दे के पीछे रहकर आपने कह दिया कि उसको बोलो अपनी यूनिट में चला जा, या गार्ड मंगा, हम 1 दिन की गार्ड चाहिए तो ही लेंगे, तो पर्दे के पीछे आप आदेश दे सकते हो। अगर ये आदेश सही है आपका और आप मानते हो कि आप आर्मी एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हो, तो आपको एक एक्स सर्विसमैन हूं, मैं तो नॉर्मली हूं ना, एक एक्स सर्विसमैन हूं, जवान हूं, मुझसे बात करने में क्या दिक्कत है? बात करते मुझे भी समझा दे आर्मी एक्ट क्या है। भाई आप मुझे भी समझा सकते थे ये आर्मी एक्ट है, इस चक्कर में हम उसको बाहर रख रहे हैं। लेकिन आपके एसएम ऐसे, एक वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो एडम साहब की ड्यूटी कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। हालांकि मैं उनको जवाब देने वाला था, लेकिन उन्होंने बिना सुने फिर ज्यादा फोन काट दिया कि अगर किसी जवान की यूनिट फील्ड में हो तो उसको सेंटर एक्सेप्ट करेगा। आप 1 दिन लेट की बात कर रहे हो, अगर 1 साल तक लेट है तो भी आपको इन करना पड़ेगा। आगे चाहिए उसका आप कोर्ट मार्शल करो या कुछ भी करो, क्योंकि अब कुछ नए नियम आ रखे हैं, उसके तहत शायद 200 दिन या 300 दिन में ही कोर्ट मार्शल के आदेश आ रखे हैं। नहीं तो पहले 2 साल का पीरियड था। आज अगर कोई जवान फील्ड में गुम हो जाता है या वो बर्फ में दब भी जाता है, तब भी आपकी सेना उसको उसके पूरे वेलफेयर नहीं देती, क्योंकि हमारा नियम है कि जब तक डेड बॉडी ना मिले या कोई सूचना ना मिले, हम उसका 2 साल तक वेट करेंगे, 7 साल तक का वेट करेंगे। तो ऐसे केस में भी अगर बंदा लेट होता है तो पहले 2 साल का था। अभी मैं फिर कह चुका हूं, इससे इस चीज को सुनकर कोई जवान ये नहीं हो जाएगी भाई मैं इतने साल उम्र में जाऊं। जुनून समस्या है किसी की, जैसे मैंने बताया था कि अभी एक जवान को मैंने एक सेंटर के अंदर 1 साल और 5-6 महीने लेट था, 1.5 साल बाद गया था। लेकिन उसकी समस्या थी, उसकी वाइफ का खत्म होना, उसका इकलौता बच्चे का खत्म होना, उसके माता पिता का खत्म होना, 5 डेथ उसके घर पे हुई थी और वो तो जाना ही नहीं चाहता था। 1.5 साल बाद उसका कैसे संपर्क हुआ मैंने भी बताया। जब कुछ ही नहीं बचा तो कम से कम देश सेवा करो, और वहां के कमांडेंट साहब से, ऊपर हायर अथॉरिटी से बात करके, और आज वो नौकरी कर रहा है। तो समस्या है तो जा सकता है, ऐसे नहीं जी मैं 5 महीने लेट हूं मेरे को अंदर करा दो, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ नियम है, आपको अंदर किया जाएगा और आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी बंदा सिर्फ 1 दिन लेट है, ये बंदा नौकरी करना चाहता है। इसके पीछे की कहानी और एक कल मेरे को इनकी बटालियन के जवान ने बताया कि सीओ इसको घुमा क्यों रहा है। अब ये भी बता देता हूं कि वहां एक जवान और है इनकी यूनिट का, अभी 3 जवान जो कि सीओ ने बोल रहा है कि जब भाग जाओ, जो करना है जो कर लो, तो भागे हुए हैं रेजिमेंट से। एक जवान और है जो बेचारा सेंटर में आया, सेंटर ने भी नहीं लिया,
ट्रांजिट कैंप में गया तो ट्रांजिट कैंप से उनके एडम एजेंसी ने उसके बाहर निकलवा दिया कि इसको अंदर नहीं लेना है। वो भी पिछले 5 महीनों से घूम रहा है, वो भी शायद कल या परसों इसी सेंटर में आने वाला है। तो ये चल क्या रहा है? अगर एक सीईओ इस तरह कर रहा है तो सीईओ की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनती है नहीं बनती? एक सीईओ इस तरह लगातार चार्जशीट करे जा रहा है या इस तरह उसकी कमांड में, तो वो इसका मतलब जो सीईओ ब्रिगेडियर का ख्वाब देख रहा है तो उसके एसीआर डाउन यहीं की यहीं करो। पहली बात तो सीईओ बनने लायक ही नहीं था। लेकिन अब जैसे मैं बीच में बता रहा था कि एनडीए का इतना फाइट टेस्ट करके आने के बाद में या क्वालिफिकेशन सीईओ बनने के बाद में उसका तजुर्बा क्या होना चाहिए, उसकी कैसी सोच होनी चाहिए, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की घटिया सोच रखे। आपको उदाहरण देता हूँ सीईओ 2 प्रकार के। एक मैं खुद मेरी रेजिमेंट का बताता हूँ। हमारे एक सीईओ साहब आए थे, अपने आप को बहुत मानते थे, मतलब बहुत मानते थे कि मेरा जैसा कोई नहीं है। और वो ये कहते थे कि मेरा अफसर, वो चाहे लेफ्टिनेंट है, अफसर बन के आया कंधे पे, तो आप सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे एक एसएम साहब ने बोल दिया था कि बार बार मैं लेफ्टिनेंट को सलूट मारूंगा क्या। तो उसने शिकायत की, तो उसने सबके सामने कि साहब मेरा लेफ्टिनेंट है और आप इससे अंडर, मतलब इससे नीचे रैंक में हो तो आपको ये कहेंगे तो आपको सलूट मारना पड़ेगा। और वो कहता था कि मेरा अफसर जो कर दिया मेरे तक कोई नहीं आएगा, मेरा अगर कंपनी कमांडर ने कह दिया समझना मेरा आदेश है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और वो श्रीमान जी ने हमारे रेजिमेंट के सभी बंदों की एसीआर डाउन कर दी थी। अपने आप को जो भी समझता होगा उसकी सोच रही, अवसरवादी सोच थी उसकी। लेकिन उसके बाद एक हमारे सीईओ आए थे, आज भी मैं बोलता हूं कि बहुत ही बढ़िया एक कार्की साहब, जिसने आते ही सबसे पहले बटालियन को पालन किया और हमारे सामने ही हमारे जो एडजुटेंट थे और थे सबको बोला कि सुनो, चाहे मेरा जवान गलत है या सही है, कैसा भी है, कल ने मैंने इन्हीं जवानों से लेकर अगर लड़ाई लड़ेगी तो मेरे यही जवान मेरे साथ रहेंगे, बाहर से मैं जवान मंगा के लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो ऐसा बनेगा। तो इसी में सबकी एसीआर उसने दोबारा भरवाई, सबकी एसीआर दोबारा भरवाई, सबके अच्छे नंबर दिए। ठीक है, काम कर रहे हैं, गलतियां भी होती हैं। और यह कहता था कि अगर कोई भी जवान छुट्टी के लिए कहीं भी अपसेंट हो गया तो कंपनी कमांडर के डंडा चढ़ा दूंगा, ये बोलता था। कंपनी कमांडर की कॉलर पकड़ ली थी, क्योंकि पिछला सीईओ ऐसे बिगाड़ दिया था। लेफ्टिनेंट भी हमारे वर्दी में यूं सिगरेट के धुआं करते थे। तो पहले अगर डिसिप्लिन ठीक करना है तो आप अपने आप का कीजिए। अभी मानिक शाह की जो फिल्म आ रही है ना, आपने मानिक शाह जी का कितना नाम है, कितना देखा है? उसमें एक सीन आपने कि एक अफसर एक जवान को बोलता है कि साहब इसने मेरे को सलूट नहीं मारा तो मैंने इसको 1000 सलूट देने की सजा दे रखी है। तब वो थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि ठीक है जेंटलमैन, कंटिन्यू जारी रखो और इनको 1000 सलूट करो। लेकिन उसने ये भी कहा कि जेंटलमैन, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसके हर एक सलूट पर सलूट का जवाब दोगे। जब पता चला ना कि 1000 बार जवान सलूट उठाएगा तो आप भी उसकी 1000 बार ही जवाब दोगे। तब उस अफसर की नीचे जमीन हिल गई थी। तो वैसा ही था हमारे कार्की साहब जब आए थे, एक मेजर साहब का गिरबान पकड़ के बोले ऑफिस में सिगरेट पीने के लिए ऑफिस नहीं बनाया, वर्दी में वो भी। और वो सीधा कहता था कि मेरा जवान जिसका तजुर्बा है, जेसीओ का तजुर्बा है, एसएम का है, जिसकी हमारे से ज्यादा भी सर्विस है, तो उसका तजुर्बा है। रैंक नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका तजुर्बा भी नहीं है। किसी की भी जिम्मेवारी अगर कोई भाग जाता था तो पहले कंपनी कमांडर को बुलाकर उसको जूते मारता था कि भागा तो इसका मतलब तेरी कमी है। मतलब वो एक सीईओ था जो बोलता था इसने कर दिया जो मेरे तक आने की जरूरत ही नहीं है। भाई जरूरत ही नहीं है तो फिर तेरे को रैंक लगाकर यहाँ कुर्सी पर बैठाने की जरूरत क्यों भारत सरकार के पैसे की बर्बादी कर रहा है। ऐसे बहुत से मेरे पास केस हैं। एक बार मैंने एक याद भी होगा आपको, एक मैंने लेफ्टिनेंट जनरल साहब को फोन किया था तो बोलता था आर्मी कमांडर को फोन कर रहा है। मैं बोला साहब जवान मरने की हालत में बोल रहे मैं मर जाऊंगा। तो उसने बोला मर जाएगा तो मैं क्या करूं। तब मैंने उनको इतनी गालियां दी थी, आज भी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। अभी वो रिटायर्ड हो गए, मेरे राजस्थान के ही हैं। मैंने बोला था साहब अगर आप जवान के लिए ऐसे बोल रहे हो तो फिर फायदा क्या है। भारत सरकार जो आप लोगों को इतने पैसे दे रही है, ब्रिगेडियर एंड अबव के बाद में जितने पैसे खर्च होते हैं, जितने हमारे देश में ये राजशाही की तरह 200-200 बंदे लेकर घूम रहे हैं, इनकी मेंटेनेंस में बंदे हैं, इनकी उस आईओआरसी में है, फिर एक काम किस काम के लिए आप बैठे हो। अगर आपके तक शिकायत गई और आप ये बोलते हो कि बंदा मरेगा तो मैं क्या करूंगा। मैंने बोला था कल इस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दूंगा, पीछे लट आ जाएगा, पब्लिक में जवाब देना भारी हो जाएगा, पुराना जमाना नहीं है। तब उन्होंने बोले यार मेरे को 10 मिनट दे। दूसरे दिन उस जवान की पेमेंट रुकी हुई थी जो कि सीईओ शुरू नहीं कर रहा था, आपको याद होगा इंटेलिजेंस का ही था। और सीईओ की भी बत्ती बंद हो गई थी उसकी भी,
और ये सोशल मीडिया के ज़माने में मैंने दूसरे दिन उसकी पेमेंट जारी की शुरू करवाई थी। जो भी जवानों को पता भी है कि पेमेंट 1 या 2 तारीख को आती है, लेकिन उस जवान की पेमेंट, वो पहला जवान था जिसकी 17 तारीख को, क्योंकि 15 को मेरे को बताया था, 17 को उसको पेमेंट आ गई थी 2 दिन के अंदर। वो भी चैलेंज किया था मैंने उसको। तो कुछ घटिया सोच, आप इस स्तर पर पहुंचकर जवान को अगर घुमाने की सोच रखते हो तो फिर आप सीओ के लायक नहीं हो, और ऊपर का रैंक तो आपको कुदरती ही नहीं मिलेगा अगर जवानों की बदुआ लोगे तो ये और भी इसके पीछे कुछ कहानियां हैं, बताने का समय। मैं जैसे बता रहा था कि ये जो इसको घुमाने का मेन मकसद क्या था कि एक जवान इनकी यूनिट में बड्डी जाने से मना किया था, जो अभी पिछले 5 महीने से घूम रहा है, और एक मेजर जिसका नाम भी बताया, उसकी रिकॉर्डिंग में रखी हुई है, उस मेजर ने उसको थप्पड़ मारा था। और उस समय ये नायक साहब जो आज घूम रहे हैं, ये वहां प्रेजेंट थे, तो उसने बोला था कि मैं गवाही दूंगा, इसका ऊपर तू केस कर या फिर इसके ऊपर शिकायत कर। लेकिन उल्टा उस जवान को दबाया गया, इनका ऐसा घुमाया गया कि इसका तो 10 नंबर भरकर इधर भेजा गया और उसको भगाई दिया। वो भगोड़ा हो गया, आज 5 महीने से घूम रहा है, और जिसने थप्पड़ मारा वो शान से नौकरी कर रहा है। ये वो सीओ है, यानी अफसर ही इनके लिए सर्वोपरि है, जवान का कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे वो आसाम राइफल वाले की एक साहब ने बस वर्दी पहनकर अपना डिसिप्लिन गिना दिया कि जवान की गलती थी, उसका मैं अभी अलग थोड़ी देर में ही, अभी मेरे पास 3 वीडियो हैं कंटिन्यू। कई बार बहुत से लोग करते हैं कि रविंद्र फौजी का आपने कभी नहीं देखा होगा फालतू में छोटी छोटी चीज़ों का वीडियो डालते हुए। मैं कई बार 2-2 दिन सप्ते भी वीडियो नहीं डालता जब कोई समस्या नहीं आती तो। लेकिन अभी पिछले 2 दिन से इस तरह की समस्या आ रखी है कि अभी कंटिन्यू मेरे पास 3 समस्याएं, जो 3 वीडियो मैंने अभी कंटिन्यू, इसके बाद हर 1 घंटे में मेरे को लोड करना पड़ेगा, तब जाकर वो समस्याएं हल होंगी। अब इन समस्याओं को हल करना है तो जवानों को ये कहता हूं कि भाई मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, आपके पास भी समस्या नहीं है, लेकिन इन समस्याओं के लिए जब 3-3 घंटों की फिल्मों के लिए समय निकालते हो और चीज़ों को निकालोगे तो ये आपके और हमारे फायदे की काम आएंगी। ये तानाशाही हम खत्म कर सकते हैं मिलकर। तो मिलकर चैनल से जुड़ो, बंदों को जोड़ो, चैनल का सपोर्ट बढ़ाओ, और इस तरह की समस्या आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जब बात आती है तो तन मन धन से साथ करो। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, कॉलिंग, पेटीएम, व्हाट्सअप सभी इसी नंबर से जुड़ा हुआ है। हम इसीलिए देते हैं कि भाई आप सपोर्ट करोगे, आगे हम इस तरह काम करते रहेंगे और आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। आप लोगों के लिए मैं मेरे लिए भी लड़ रहा हूँ। हो सकता है कल मेरा बच्चा चला जाए, मेरा भतीजा चले जाए, मेरा भाई चला जाए, ये आने वाले समय में हमारे पोते पड़पोते जाएंगे। अफसरों के, नेताओं के तो आएंगे नहीं। आपका और हमारा जवान किसान का बच्चा ही जाएगा और उसके लिए लड़ना हमारा फर्ज है। काश हमारे दादा परदादा इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ते तो रविंद्र फौजी आज आराम से बैठकर आराम कर रहा होता। उसको इस तरह अपना दिन भर कॉल अटेंड करना, दिन भर लोगों को कहना मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। और शान से हो सकता है मैं भी आज सेना में ही नौकरी कर रहा होता, मैं भी आराम से सुबेदार होता। लेकिन इस सिस्टम की वजह से ही समय से हमें ये कि भाई ठीक है इसी में जाएंगे और इसके लिए लड़ेंगे। तो तानाशाही हमारे समय में खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा रविंद्र फौजी पैदा होगा। जैसे वो 1857 की क्रांति और 1947 में आज़ाद हुआ, क्योंकि उस समय भी ताली बजाने वाले लोग ज़्यादा थे और लड़ने वाले कम। तो जो लड़ने वाले हैं तन मन धन से सहायता करो। और इस जवान का जैसे मैंने बता दिया, अगर अंदर चला गया तो इसके बाद मैं इस विषय में कोई वीडियो डालूंगा नहीं। मैं मेरे स्तर भी पता करने में लगा हुआ हूँ, उसके परिवार तक, अगर उस तक ये वीडियो भेजता है तो वो भी जरूर बताए। ऐसे नहीं काम था जब तक तो हर घंटे में कॉल, और अब फोन नहीं उठा रहा। कम से कम अगर अंदर हो गए तो आप बता दो कि सर हाँ मैं अंदर हो गया। मैं फिर कहता हूँ, ना तो मेरी अधिकारियों से किसी से दुश्मनी है, आप अंदर कर जो प्रोसीजर बनता है प्रोसीजर करें, बस जवान को इस तरह घटिया पंथी में घुमाएं ना, किसी जवान की नौकरी को न खाएं, उसके पेट पे लात जो मत मारो। इससे अच्छा तो उसको पीठ पे मार के उसको नौकरी करा लो। ठीक है, वीडियो देखें और शेयर करें। अगला वीडियो जल्दी में आसाम राइफल का जो जवान है उसका भी जारी कर रहा हूं, मैंने कल भी बता दिया था, और आज भी कुछ मेन पॉइंटों के साथ अगला वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।